Hello students, today in this lecture we are going to discuss NDA 2017 paper 2 chemistry portion. So let us begin with the first question that was asked in this exam. The question says that electron emission from a metallic surface by application of light is known as. तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन बाय लाइट क्या कहलाता है? चार ऑप्शंस हमें दिए गए. द फर्स्ट ऑप्शन वाज थर्मो आयनिक एमिशन, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक, थर्ड इज हाई फील्ड एमिशन एंड फोर्थ इज ऑटो इलेक्ट्रॉनिक. तो थर्मो आयनिक एमिशन, सेकंड इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, third is high field emission, and last is auto electronic emission. तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की थी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, किसी भी मेटल की सरफेस पे जब फोटोन्स आके गिरते हैं, दैट इज लाइट रेडिएशंस आके गिरती हैं, तो इन लाइट रेडिएशंस की इस मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं. सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है जिसमें लाइट जब किसी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन देखने को मिलता है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे 8th क्लास का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. यहाँ पर क्वेश्चन सेज हाउ मच टाइम डज लाइट टेक टू रीच टू द सरफेस ऑफ अर्थ. लाइट को अर्थ की सरफेस पे आने में कितना टाइम लगता है? चार ऑप्शंस हमें गिवन थे. ठीक है, द क्वेश्चन इज टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन. फर्स्ट ऑप्शन क्या? अबाउट 4 minutes. फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट 4 minutes. सेकंड इज अबाउट 8 minutes. थर्ड ऑप्शन इज अबाउट 24 minutes. एंड फोर्थ ऑप्शन इज अबाउट 24 hours. तो सही आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? इट टेक्स अबाउट 8 minutes. तो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स का टाइम लगता है लाइट को अर्थ की सरफेस पर पहुंचने में फ्रॉम सन. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय. रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय. चार ऑप्शंस दिए हैं यहां पर. फर्स्ट इज GM काउंटर, सेकंड इज पोलैरीमीटर, थर्ड इज कैलोरीमीटर एंड फोर्थ इज कलरीमीटर. तो देखो बच्चों यहां पर पोलैरीमीटर अभी हमने यूज किया, पढ़ा था हमने, यूज तो अभी नहीं किया है. पोलैरीमीटर इज यूज टू मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो जो भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं किसको बोला जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट एनी एंगल, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. पोलैरीमीटर यूज करते हैं. कैलोरीमीटर, कैलोरी वर्ड आ गया, इसका मतलब इट इज यूज टू मेजर एनर्जी. एनर्जी या फिर एनर्जी चेंजेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कैलोरीमीटर. कलरीमीटर इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशंस या फिर कलर. तो देखो इनमें तीनों में से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं हो रही. रेडियो एक्टिविटी मेजर किया जाता है GM काउंटर का यूज करके. तो GM काउंटर यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी फुल फॉर्म होती है गीगर मिलर ट्यूब. इंस्ट्रूमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड GM ट्यूब या फिर गीगर मिलर ट्यूब, ये इसकी फुल फॉर्म है.
और इसको हम जीएम काउंटर भी बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी जब मेजर किया जाता है तो किस यूनिट में मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड इन रोएंटजन। तो यूनिट रहती है रोएंटजन और इंस्ट्रूमेंट रहता है जीएम काउंटर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें चार्ज कैरियर क्या होगा? तो पी टाइप का मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, या फिर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज आयंस एंड फोर्थ इज होल्स। तो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, होल्स दैट इज द वेकेंट स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको जब हम कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में तो वहां पर हमें होल्स का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा फोर्थ आंसर इसका। पी टाइप सेमीकंडक्टर इट कंडक्ट्स बाय यूजिंग होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n²। Z जो है हाइड्रोजन एटम लिया है इसलिए Z की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर है। ग्राउंड स्टेट बोल रहा है तो ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 रहती है। तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करते हो तो क्या आ जाएगा? इसकी यूनिट रहेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आंसर आएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर पूछे कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अगर ये पूछ ले कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो इसके आगे माइनस लगा देना क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? Z² अपॉन n²। ये नेगेटिव साइन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के अंदर होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस वजह से साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन हमें गिवन है 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन दैट इज गिवन इज 13.6 जूल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0। तो आंसर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है When pure water it boils, the bubbles that rise to the surface are composed primarily of। जब पानी उबलता है तो उसमें से जो बबल्स निकल के आते हैं सरफेस पे, उन बबल्स के अंदर क्या चीज होती है? What is present in those bubbles? ठीक है, while boiling water bubbles contain, ये क्वेश्चन हो गया। While boiling water bubbles contain, क्या होता है बबल्स में? फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन इज एयर, सेकंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड फोर्थ इज वाटर वेपर। एयर होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, एंड फोर्थ ऑप्शन इज वाटर वेपर। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एयर प्रेजेंट होती है। हम हेनरीज लॉ पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, जिसमें हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था। और हेनरीज लॉ में हमने ये बोला था
कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं ये कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। सो ऑल दीज गैसेस विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दीज आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। और जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो ये सभी गैसेस जो हैं वो बबल्स के अंदर बाहर आना शुरू कर देती हैं। बबल्स बनाती हैं गैसेस इकट्ठी होके और उसके बाद में बाहर आ जाती हैं सरफेस पे। तो एयर इज प्रेजेंट, ठीक है, बबल्स के अंदर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इट फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन। तो आपको कुछ केमिकल्स के नाम दे रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा केमिकल जो है वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो विच केमिकल मेक्स बेसिक सॉल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, HCl, सेकेंड ऑप्शन इज CH3COOH, थर्ड ऑप्शन इज CH3OH, methanol, एंड फोर्थ ऑप्शन इज NaOH। तो ये बच्चों एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी एक एसिड है। एल्कोहल्स जो होते हैं ये डिसोसिएट ही नहीं होते, दे डू नॉट डिसोसिएट, ठीक है, पानी से भी कम डिसोसिएट होते हैं। तो ये तीनों सॉल्यूशंस आपको बेसिक सॉल्यूशन नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव यू अ बेसिक सॉल्यूशन। NaOH जो है आपको पता है ये एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गिव अस अ बेसिक सॉल्यूशन एंड सेकंड पॉइंट इज ये डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में जब इसको सॉल्यूशन के अंदर आप डिसॉल्व करोगे, और आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। सो आंसर विल बी फोर्थ इस क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, इसका प्रिंसिपल यूज क्या है। तो बच्चों HF जो है प्रिंसिपल यूज ऑफ HF, first it is used in etching glass, in etching glass। etching glass का मतलब होता है ग्लास को स्मूथ बनाना, उसकी सरफेस को क्लीन करना, इम्प्योरिटीज वगैरह जो है उनको हटाना। नेक्स्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, नेक्स्ट एज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसका। एंड नेक्स्ट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक फ्लोरीन कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन कंपाउंड्स। बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था दैट वाज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो आपने ऐसी रिएक्शन जो है वो नहीं पढ़ी होगी जिसमें आपने HF को यूज किया हो कोई फ्लोरीन का कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये तो हमारा इनकरेक्ट है, HF इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एनी फ्लोरीन कंपाउंड। नेक्स्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसके रिएक्शंस जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है। ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट ब्लीचिंग एजेंट की तरह, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज नहीं किया जाता HF को, इट इज नॉट अ ब्लीचिंग एजेंट, मतलब कलर रिमूव करने के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। इचिंग ऑफ ग्लास के अंदर इसको यूज किया जाता है क्लीन करने के लिए, क्योंकि HF जो है इसका अपने क्वेश्चन जो है वो भी पढ़ा होगा। HF को हम ग्लास की बॉटल्स में स्टोर करके नहीं रखते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये रिएक्ट कर लेता है सिलिका के साथ, SiO2 जो प्रेजेंट होती है ग्लास के अंदर उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और धीरे धीरे ग्लास को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर।
तो इस वजह से HF जो है इसको हम ग्लास की सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज नहीं करते, सॉरी क्लीन करने के लिए यूज करते हैं ताकि उसकी सरफेस को रिमूव किया जा सके इम्प्योरिटीज से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पीसीज दैट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज 17Cl35 इज। तो हमें एक एटम दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ जितने इलेक्ट्रॉन इस स्पीशीज में हैं उतने और किस में होंगे। 17Cl35 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो इसका एटॉमिक नंबर रहेगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। 16s32, नेक्स्ट 16s34 प्लस, नेक्स्ट इज 18AR प्लस 40, लास्ट इज 16s2 minus 32, सॉरी 35। These are the options that is given to us। चलो इसमें निकालते कितने इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का एटम है, 16 एटॉमिक नंबर है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने थे 17, तो ये नहीं होगा आंसर। इसमें देखो एटॉमिक नंबर 16 है लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 में से एक इलेक्ट्रॉन घटा दो मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 17 नहीं है। इसको देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर 18 है, 18 में से -1 कर दो, 17 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसको देखो 16 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए कहीं से, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर विल बी सी। दिस स्पीशीज इज हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरीन विच इज गिवन टू अस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है हमसे the compound C6H12O4 contains, C6H12O4 contain, क्या कंटेन करता है। फर्स्ट ऑप्शन इट कंटेन 22 एटम्स पर मोल। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इट हैज ट्वाइस द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू मास परसेंट ऑफ कार्बन। It is 2 times mass percent of hydrogen as compared to mass percent of carbon। फिर थर्ड आ जाता है, it has 6 times the mass percent of carbon as compared to mass percent of hydrogen। 6 times mass percent of carbon as compared to hydrogen, and fourth option says that it is thrice the mass percent of hydrogen as compared to mass percent of oxygen। तो ये हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है। देखो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, इसके अंदर टोटल कितने एटम्स हैं, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, 4 ऑक्सीजन के, टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 22 एटम्स। लेकिन ये 22 एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, नॉट 1 मोल। इसने पूछा एक मोल में, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो एक मोल का मतलब क्या हो गया, इतने सारे मॉलिक्यूल हो गए, Na एवोगैड्रो मल्टीप्लाई कर दो तो कितने एटम्स हो जाएंगे, 22 इंटू Na, इतने एटम्स हो जाएंगे भाई। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमें गलत दे रखा है। 22 एटम नहीं हो सकते, 22 मोल अगर कहते हैं तो वो सही हो सकता है। चलो अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट को वेरीफाई करके। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों ही स्टेटमेंट में मास परसेंटेज की बात की जा रही है, तो आप पहले ही मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज, पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना आएगा
कार्बन का 12 एटॉमिक मास इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 16। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने एटम है हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने एटम है 4, कार्बन का होता है 12, कितने एटम है 6, तो कितना आ जाएगा टोटल 72 प्लस 12 प्लस 64। तो यहां पर निकालते हैं तो 148, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब देखो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन की मास परसेंटेज अगर मैं निकालूं, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कैसे आएगी 72 डिवाइडेड बाय 148 इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं निकालता हूं तो 12 डिवाइडेड बाय 148 इंटू 100, और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालते हैं तो 64 डिवाइडेड बाय 148 इंटू 100। तो पहले तो ये परसेंटेज जो है वो निकाल लो और फिर देख लो परसेंटेज में क्या रिलेशन आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन की, 72 डिवाइडेड बाय 148, आंसर इज 48.64, 48.64 ये मास परसेंटेज है कार्बन का। चलो नेक्स्ट निकालते हैं हाइड्रोजन, 12 डिवाइडेड बाय 148, सो इट कम्स आउट टू बी 8.10, दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट निकालते हैं ऑक्सीजन का, तो 64 डिवाइडेड बाय 148, सो 43.24। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट, 2 times the mass percentage of hydrogen as compared to mass percentage of carbon। तो हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कार्बन से आधी है क्या, तो देखो कार्बन जो है 8 6 जा 48, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है हाइड्रोजन का, तो 6 टाइम्स द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। हाइड्रोजन जो है, सॉरी कार्बन जो है वो 2 टाइम्स नहीं है हाइड्रोजन का, बल्कि 6 टाइम्स है। अब ये वाली स्टेटमेंट देखो, 3 टाइम्स मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिलेशन क्या है 5% जो है ऑलमोस्ट, तो 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स है और ये 6 टाइम्स है, तो एक ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज निकाल के और फिर कंपेयर कर लोगे, तो हाइड्रोजन का मास परसेंटेज जो आ रहा है वो 1/6 टाइम्स है कार्बन से, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का मास परसेंटेज 6 टाइम्स है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the statement that equal volume of all gases under same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules is known as। तो स्टेटमेंट दी गई है equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो आपने 11th क्लास में ये स्टेटमेंट पढ़ी थी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो हमें ऑप्शन क्या दिया है, दिस इज एन एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, तो यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ क्या कहता है, इट सेज दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट प्लैंक्स हाइपोथेसिस, प्लैंक्स हाइपोथेसिस क्या थी, इन्होंने ये बोला था कि कोई भी रेडिएशन जो होती है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं और आप उस फोटॉन की एनर्जी निकाल सकते हो इज इक्वल टू एच म्यू से। फोर्थ इज किरचॉफ्स थ्योरी, तो भाई सही आंसर हो जाएगा
ए, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है उसका रोल होता है। तो ये क्वेश्चन आपने बायो में भी पढ़ते हैं हम, और ये केमिस्ट्री के अंदर भी आ जाता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर। तो हमारे पास एक विटामिन होता है, दिस इज कॉल्ड विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन बोलते हैं इसको। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई and vitamin K. So this plays an important role in blood clotting. विटामिन ए जो है इसका नाम होता है रेटिनॉल, और ये आईज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। विटामिन डी जो है वो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज करती है इसको जब हम सनलाइट के अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ई जो है वो हमारी रिगरस नेचर और सेक्सुअल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन के जो है ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर द रूल ऑफ दीज डिफरेंट विटामिन्स दैट आर गिवन इन दिस ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट अ हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। पहाड़ी इलाकों में पानी जो है वो लो टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाता है, क्यों? तो वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड। तो क्या कारण होता है, पानी जल्दी क्यों बॉयल हो जाता है या फिर कम टेम्परेचर पे क्यों बॉयल हो जाता है? देखो ऑप्शंस दे रखे हैं, एयर प्रेशर लो, सेकंड ऑप्शन आउटसाइड टेम्परेचर लेस, आउटसाइड टेम्परेचर जो होता है वो लेस होता है। चलिए थर्ड ऑप्शन लेटेंट हीट इज लेस, लेटेंट हीट इज लेस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों हम जूनियर क्लासेस से ही देखते आ रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, प्रेशर, एयर प्रेशर लो रहता है, तो वेपर प्रेशर जो है वो भी लो हो जाएगा। और आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एयर प्रेशर ही कम हो गया तो वेपर प्रेशर जो है वो जल्दी ही बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हमें ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। तो आउटसाइड टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। आउटसाइड टेम्परेचर अगर लो भी रहेगा तो भी हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हीट करना ही पड़ता है नॉर्मल रीजन में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड, मतलब आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट हमने आज तक जो है वो नहीं पढ़ी है। हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन सेज दैट एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हम बना सकते हैं लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये स्टेटमेंट होती है फर्स्ट लॉ की, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड।
पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। तीसरा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. And fourth statement is energy cannot be created but can be destroyed. Energy cannot be created but can be destroyed. So first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed. This is the correct statement about energy. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इट कैरीज द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन। इनमें से कौन सी वेव मैक्सिमम एनर्जी कैरी करती है एक फोटोन में? तो अभी मैंने आपको मैक्स प्लैंक्स थ्योरी जो है उसकी इक्वेशन लिखवाई थी। कोई भी रेडिएशन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी का आपको आइडिया है तो आप ये बता सकते हैं कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ई मैक्सिमम किस रेडिएशन का होगा। कौन कौन सी रेडिएशंस गिवन है? एक्सरे, रेडियो वेव, लाइट वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो देखो बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं उनका ये ऑर्डर रहता है RMILUXGC। इधर की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इधर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। फॉर्मूला होता है एनर्जी का E = h म्यू। ये एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जा रहे हो तो बढ़ रही है। तो हमें ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है? रेडियो वेव दे रखा है, माइक्रोवेव दे रखा है, लाइट रेडिएशंस और एक्सरे। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? एक्सरे की है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो आंसर आ जाएगा ए। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन। 1 किलो कार्बन अगर जलाते हो तो उससे कितना किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी? चलो, तो हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। कितना है? मास ऑफ कार्बन हमें दे रखा है 1 किलोग्राम। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो। जब कार्बन को जलाया जाता है तो CO2 प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मोल कंसेप्ट लगाओ यहाँ पर। इसका एक मोल जब रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बन रहा है। इस एक मोल का वजन कितना होगा? 12 ग्राम। इसके एक मोल का वजन कितना होगा? 44 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन जब जलता है तो ये कितनी प्रोड्यूस करता है? 44 ग्राम CO2। तो 1 ग्राम जलेगा तो कितनी बनाएगा? 44/12। ठीक है, और 1000 ग्राम जब जलेगा तो कितनी CO2 बनाएगा? 44/12 × 1000। तो इतनी ग्राम CO2 बनाएगा। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, 1000 से 1000 कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा? 44/12 किलोग्राम। 11/3। तो सिंप्लीफाई कर लिया, 11/3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। 9th क्लास में मूल कंसेप्ट जब आपने पढ़ा था तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पर करवाई जाती हैं। ऑप्शंस दे रखा है। पहला ही ऑप्शन दे दिया हमें 11/3 किलोग्राम। सेकंड ऑप्शन 3/11 किलोग्राम। ज़्यादा जल्दी में मत रहना बच्चों ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। 11/3 को कोई बच्चा जो है वो पूरा कैलकुलेट किए बिना ही 3/11 भी टिक कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। 11/3 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट जिंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन बिकॉज जिंक को हम आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्यों? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं जिसको हम। जिंक इज यूज्ड इन
गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन की सरफेस पे जिंक की कोटिंग करना, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक को किस लिए यूज किया? पहला ऑप्शन, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। सेकेंड ऑप्शन, इट इज चीपर देन आयरन। सस्ता है लोहे से। थर्ड ऑप्शन, इट हैज अ ब्लूइश वाइट मेटल, ये एक ब्लूइश वाइट मेटल होता है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। फोर्थ ऑप्शन, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया आयरन से, इसी वजह से वो पहले खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और आयरन को बचा लेता है। तो ये गैल्वेनाइजेशन का प्रिंसिपल होता है, इसी वजह से जिंक को यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्लेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबंडेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी गैस को ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर सेकंड नंबर पे रखा जाता है? ठीक है, विच गैस इज प्लेस्ड सेकंड इन परसेंटेज अबंडेंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? O2 गैस, सेकंड ऑप्शन CO2 gas, third option nitrogen gas, and fourth option is hydrogen। तो भाई सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की अबंडेंस और दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन। इसने हमसे पूछा है सेकंड नंबर पे कौन सी है, आंसर आ जाएगा O2 गैस। परसेंटेज याद रख लेना 78, 21 एंड रेस्ट ऑफ गैसेस 1%, उसमें सभी आ जाएंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो चार प्रोसेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। विच इज अ केमिकल चेंज। फर्स्ट ऑप्शन, कटिंग ऑफ हेयर, बालों का काटना केमिकल चेंज है? नो। सेकंड स्टेटमेंट, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर, बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं अपने आप, ठीक है, उम्र के साथ। थर्ड दे रखा है स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर, तो किशमिश को पानी में डाल दो वो स्वेल हो जाती है, तो ये एक केमिकल चेंज हो गया। फोर्थ इज कटिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का काटना जो है वो एक केमिकल चेंज है। तो बच्चों कटिंग ऑफ फ्रूट इज नॉट अ केमिकल चेंज, कटिंग ऑफ हेयर इज नॉट अ केमिकल चेंज, स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज, पानी जो है वो इम्बाइब करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो ये भी केमिकल चेंज की कैटेगरी में नहीं आता, फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर, हमारे हेयर्स जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, कैराटिन प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है धीरे धीरे उम्र के साथ जो है वो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यंग एज के अंदर तो ये जो प्रोटीन होता है इसकी एक केमिकल कॉम्पोजिशन रहती है, धीरे धीरे उस केमिकल कॉम्पोजिशन में एज के साथ चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर वाइट हो जाता है। तो दिस इज अ केमिकल चेंज, सो आंसर विल बी बी, ग्रेइंग ऑफ हेयर इज अ केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की तरह किसका यूज किया जा रहा है, केमिकल का नाम बताइए। चार केमिकल के नाम दे रखे हैं, आपने पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। वॉशिंग सोडा का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया
calcium carbonate, that is CaCO3. Second is calcium bicarbonate, that is CaHCO3 whole twice. Third is sodium carbonate, that is Na2CO3. And fourth is sodium bicarbonate, that is NaHCO3. तो बच्चों इसने वॉशिंग सोडा पूछा है, वॉशिंग सोडा में Na2CO3 प्रेजेंट होता है, तो सोडियम कार्बोनेट थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर? पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई करने के लिए किस लिए यूज किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं ड्रिंकिंग वाटर में, उन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, उन सबको मार देता है। ठीक है, तो KMnO4 यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। Why? First statement says that it kill germs, इससे कीटाणु मर जाते हैं। Second option says it dissolves the impurity, इसमें impurities जो है वो dissolve हो जाती हैं। Third statement says it is a reducing agent, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। And fourth statement says that it is an oxidizing agent. It is an oxidizing agent. तो यहाँ पर हम ना तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ना इसमें इम्प्योरिटीज डिसॉल्व होती। इट किल जर्म्स, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो जाता है हमारा फोर्थ आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर इज नोन एज। तो देखो बच्चों, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी ज़ीरोथ लॉ की। ये अगर एक बॉडी, उसका एक टेम्परेचर है T1, दूसरी बॉडी इसका टेम्परेचर है T2, इन दोनों को एक साथ कांटेक्ट में रख दो तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो दोनों का इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो हीट ट्रांसफर होती है। तो हीट ट्रांसफर कब होती है? जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में रखी होंगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हीट अपने आप फ्लो नहीं हो सकती from a body at a lower temperature to a body at higher temperature, और इस लॉ को क्या बोलते हैं? Heat cannot flow from a body at lower temperature to a body at higher temperature। ये स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ की है? पहला दिया गया ज़ेरोथ लॉ, दूसरा दिया गया फर्स्ट लॉ, तीसरा सेकंड लॉ, एंड चौथा इज थर्ड लॉ। आंसर आएगा ज़ेरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? सेकेंड लॉ बात करता है एंट्रोपी की, दैट इज स्पॉन्टेनियस ऑफ अ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। थर्ड लॉ किसकी बात करता है? थर्ड लॉ बात करता है रेजिडुअल एंट्रोपी की, कि कोई भी बॉडी जो है उसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी प्रेजेंट होती है। सो आंसर विल बी ए, दैट इज ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ में ये बोला गया था कि एक ठंडी बॉडी से एक गर्म बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। तो आपको 4 रेडिएशंस के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी बाकी 3 की कैटेगरी में नहीं आती। विच वेव डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। पहला है एक्स रे, सेकंड माइक्रोवेव, थर्ड दिया है रेडियो वेव, एंड फोर्थ इज साउंड। तो बच्चों अभी मैंने रेडिएशंस लिखी थी RMILUXGC, ये सभी क्या है? दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन इनमें साउंड नहीं आती। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, EM रेडिएशन, बट साउंड इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तीनों स्पेस में से ट्रैवल कर सकती हैं, वैक्यूम में से ट्रैवल कर सकती हैं, बट साउंड कैन नॉट। तो आंसर आ जाएगा डी, दैट इज साउंड वेव। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एसिड रेन। इनमें से कौन एसिड रेन का कारण होता है? Which is cause of acid rain? 4 ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन है ओजोन, दैट इज O3। सेकेंड ऑप्शन इज अमोनिया, NH3। थर्ड ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पानी में डिजोल्व होके एसिड बना लेती है H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। ये प्रेजेंट होता है एसिड रेन में। इसके अलावा बाकी गैसेस जो हैं उनका एसिड रेन में एसच कोई रोल नहीं रहता। तो आंसर आ जाएगा सी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है What is the desirable range of pH for drinking water? पीने के पानी की pH रेंज कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। The question is range of pH for drinking water. फर्स्ट ऑप्शन दिया है 6.5 से लेके 8.5 तक। सेकेंड ऑप्शन 5 से लेके 6.5 तक। थर्ड ऑप्शन 6.5 से 7 तक। फोर्थ ऑप्शन 7 से लेके 8.5 तक। तो देखो हमारी बॉडी का जो पीएच होता है, ब्लड के पीएच की अगर बात करें तो वो अराउंड 7.4 रहता है ब्लड का पीएच। इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर, ठीक है। और अगर हम बॉडी के पीएच की बात करें तो हमारा बॉडी का पीएच न्यूट्रल के पास रहता है, 6.8 या 7 के आसपास रहता है। तो हमारा बॉडी जो है वो न्यूट्रल पीएच के आसपास ही जो है वो चेंजेस उनको एडजस्ट कर सकता है, उन चेंजेस को जो है वो बियर कर सकता है। तो पीएच स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक इस रीजन में अगर चेंज होती है ड्रिंकिंग वाटर की तो उससे हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पर तो प्योर ही एसिडिक दे रखा है, यहाँ पर भी एसिडिक रेंज दे रखी है, यहाँ खाली बेसिक दे रखी है, लेकिन ये एक अकेली रेंज है जिसमें एसिडिक भी आ जाता है और बेसिक भी आता है स्लाइटली। तो आंसर आ जाएगा ए। 6.5 से 8.5 तक का जो पीएच चेंज है उसको हमारी बॉडी आराम से बियर कर सकती है बिना कोई नुकसान के। लेकिन इससे ज़्यादा अगर पीएच चेंज करोगे तो फिर वो बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड द गिवन स्टेटमेंट। तो एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें मीथेन गैस जो है इसका कंबशन हो रहा है
दो चीजें बन रही है, CO2 और H2O। ऑप्शंस दिए गए कि इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेकंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन कार्बन इज रिड्यूस्ड। तो सही स्टेटमेंट जो है वो कौन सी रहेगी? तो देखो यहां पर कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन लगा था, लेकिन यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो गया। फिर आ जाती है हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन जो है उसके साथ देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लग गया, मतलब हाइड्रोजन जो है इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। अब हमें ऑप्शन क्या दिए गए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, 2 and 3, 2 and 4, ये चार स्टेटमेंट दिए गए। पहला दूसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा चौथा सही है, या खाली पहला सही है? तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा 2017 पेपर 2 NDA जिसका केमिस्ट्री पोर्शन।